चलिए शुरू करते हैं ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जिस पे हमें क्वेश्चन करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है। जी इज इक्वल टू क्या होता है, GM बाई आर स्क्वायर ना। आर क्या है, रेडियस, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। एक फार्मूला ये था। और नियर द अर्थ सरफेस का फार्मूला क्या था, G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2H बाई आर। ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था एबव द अर्थ सरफेस। एबव द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू क्या था, G डैश इज इक्वल टू क्या था, G1 क्या था, G आर स्क्वायर बाई आर प्लस H का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो G डिवाइड बाई 1 प्लस H अपॉन आर का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो चलिए इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन करना है, ठीक। देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो क्या कहते हैं, जिस बैच में ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था उसमें और दूसरे भी बैच में ये वाला क्वेश्चन कराया था। इसके बारे में एक बात बतानी थी। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 36%। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज बाय 36% एट ए हाइट h। तो इससे पता चलता है किसी हाइट h पे, तो h के लिए फार्मूला क्या था, G डैश इज इक्वल टू G और कितना था, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस H का होल स्क्वायर ना। ये फार्मूला होता है किसी हाइट h पे। अच्छा, G डैश की वैल्यू हमने क्या ली थी, कह रहा है जो क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाई, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज्ड बाई 36%। मतलब जो अर्थ की सरफेस पे G की वैल्यू होती है ना, अर्थ की सरफेस पे जो G की वैल्यू होती है उससे कितना परसेंट घट जाती है, 36%। तो बचेगा कितना, मतलब किसी हाइट h पे यहाँ पे जो G डैश की वैल्यू है वो कितना बची, जो सरफेस पे G की वैल्यू है उसका कितना परसेंट, 64%। इतना बची, 36% क्या कर गई, कम कर गई। तो अगर यहाँ पे बाई की जगह पे क्या हो जाता, G डैश की जगह पे इतना लेंगे, अगर बाई की जगह पे क्या हो जाता, 2। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो G डैश की वैल्यू जानते हैं कितना होती, G इंटू 36/100 होता। तो बाई और 2 में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां तक मैंने करा दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया था। ये वाला देखिए, द हाइट वर्टिकली अपवर्ड अबव द अर्थ सरफेस, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस ना। इस क्वेश्चन को समझिएगा, द हाइट वर्टिकली अपवर्ड अबव द अर्थ सरफेस, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ द वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कह रहे हैं अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पे यहाँ पे जो G डैश है वो कितना हो जाता है, G डैश कितना हो जाता है, जो अर्थ की सरफेस पे G है ना, जो अर्थ की सरफेस पे G है उसका कितना हो जाता है, 1%। उसका 1% कैसे लिखोगे, 1 डिवाइड बाई, तो G डैश की वैल्यू पता चल गई। और किसी हाइट के लिए G डैश का फॉर्मूला क्या होता है, G डैश इज इक्वल टू G आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ पे रख सकते हो G डैश की वैल्यू कितना है, G बाई 100 इज इक्वल टू G आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस H का होल स्क्वायर। G से G क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर है, हाँ 9R, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बना देगा, रूट कर देगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाई R प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस h बराबर हो जाएगा किसके, 10r के। तो r को उधर लेके चले जाइए तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब कितनी हाइट जाना पड़ेगा, कितनी हाइट जाना पड़ेगा अर्थ सरफेस से, 9r हाइट जाओगे तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे थी उसका कितना परसेंट बचेगा, सिर्फ 1% बचेगी जी की वैल्यू। ठीक है, कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। ये एक अर्थ है ना, और यहां पे एक और प्लेनेट है, ठीक है। इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। इसका अर्थ का मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। और यहां पे एक प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट जो है वो कितना है, मास ऑफ अर्थ का थर्ड ना, मास ऑफ अर्थ का क्या है, थर्ड है। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, थर्ड है। रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, थर्ड है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर यहां पर कोई बॉडी थी, यहां पर इसका वेट कितने के बराबर था, 100 न्यूटन के बराबर था। कहां पे, किस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे था। तो जब अर्थ की सरफेस पे था तो इसका वेट कितना था, 100 न्यूटन। तो कह रहा है अगर इसी बॉडी को यहां पे रख दें, किसकी सरफेस पे, प्लेनेट की सरफेस पे, तो इसका वेट कितना होगा। ट्राई करके बताइए। कितना है, 3 टाइम्स 300। हाँ सही है, 300 न्यूटन हो जाए। बाकी लोग भी ट्राई करें। एक चीज आप समझ लीजिए, वेट का रेशियो जो होता है, किसका रेशियो, वो जी का रेशियो होता है। जो वेट का रेशियो होता है, जैसे मान लेते हैं वेट ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ है ना, तो जो वेट का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, जी एट प्लेनेट या जी एट अर्थ। समझ आ रही ना बात, ये दोनों रेशियो क्या होता है, सेम होता है। रीजन, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg ना, वेट इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहां पे वेट ऑफ प्लेनेट जब लिखते, मतलब इसी बॉडी का, ये जो ग्रीन कलर की है, जब प्लेनेट पे होती तब वेट देखते तो m g प्लेनेट होता, और जब वेट अर्थ पे देखते तो m g अर्थ होता। तो mm तो कट जाना है ना, mm क्या हो जाएगा, कट जाना। तो वेट ऑफ प्लेनेट का रेशियो बराबर होता है किसके, g ऑफ, वेट ऑफ प्लेनेट और अर्थ का रेशियो जो होगा वो जी ऑफ प्लेनेट और अर्थ का रेशियो क्या होगा, सेम। समझ आया रीजन, रीजन समझ आया कि नहीं भाई। वेट क्या होता है, वेट कितने के बराबर, तो यहाँ पे एम जी प्लेनेट, यहाँ पे एम बॉडी तो एक ही है ना, तो मास मास क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां तक हो जाने के बाद, अच्छा जी कितने के बराबर होता है, जी का फार्मूला याद है, जी एम बाई, पहला फार्मूला यही लिखा था ना, जी एम बाई। तो यहां पे देखो जी एम कौन सा, प्लेनेट ना, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्या कर दोगे, स्क्वायर ना। अब इसका लिखोगे अर्थ का, अर्थ का लिखोगे तो क्या लिखोगे, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, जी से जी क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, सबकी वैल्यू रख दो, इसको ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, एम प्लेनेट डिवाइड बाई एम अर्थ ना, इस वाले को, और ये ऊपर जाएगा
रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई मास ऑफ अर्थ कितने के बराबर होगा? मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ है यार, m/3 ना, और मास ऑफ अर्थ कितने के बराबर है, m के बराबर। तो अच्छा इसको इधर लेके चले आओ, ये m क्या है, इसको इधर लेके चले आओगे तो मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई कितने के बराबर है, 1/3। समझ आ रही ना वो? अच्छा एक बात बताओ, 3 को इधर लेके चले आओ और rp को इधर लेके चले जाओ, तो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना आ जाएगा, 3 ना, और 3 का क्या है तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा, 3। तो वेट ऑफ प्लेनेट और वेट ऑफ अर्थ का रेशियो जो है वो कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो वेट ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ कितना है 100, तो कितना आ जाएगा 300। समझ आया कि नहीं? लिख चुके हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, देखिएगा वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, मार्स की रेडियस कितनी है 3200। इसका मतलब क्या हुआ, आधी है ना, ये अर्थ की रेडियस की क्या है, आधी है, हाफ है। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स। जो मार्स है, एक क्या है, अर्थ है, एक अर्थ है और दूसरा क्या है, मार्स है ना। इसका मास मान लेते हैं कितना है, m, और रेडियस कितनी है, r। ठीक है, ये जो मार्स है ये मार्स हो गया और ये कौन हो गई, अर्थ हो गई। अब यहां पे कह रहा है इसकी जो रेडियस है मार्स की, रेडियस मार्स की वो रेडियस ऑफ अर्थ की क्या है, आधी है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स। मतलब ये जो अर्थ का मास है वो 10 गुना है किससे, तो मार्स का मास कितने के बराबर होगा, मार्स का मास मास ऑफ अर्थ से कितना होगा। समझ आ रही ना बस, पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब इसके बाद सॉल्व करिए और बताइए वेट कितना होगा। हाँ, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट था यहां पे रखा हुआ था, उसका वेट कितना था 200 न्यूटन। तो कह रहा है इसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां मार्स पे रखो तो इसका वेट कितना होगा, W डैश पूछ रहा है। ठीक है, 80 आ रहा है। एट्टी न्यूटन सही आंसर है। ठीक है, कर पाओगे या मुझे करने की जरूरत है इसको? एकदम सिमिलर है जो पिछला क्वेश्चन किया है। कर ले जाओगे ना, ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा आंसर कितना आएगा। ये पिछला क्वेश्चन ही है। ठीक है, आ रहा है ना सबका? कराए नेक्स्ट।
ठीक है। अबे इसमें क्या फोटो खींच रहे हो क्वेश्चन की? अस्सी न्यूटन आया कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाएगा पक्का? लिख लियो खाली 80। एकदम पिछले जैसा करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the height above the earth's surface at which weight of the body becomes half of its value on the earth's surface। ना कह रहा है सरफेस से वो हाइट बताइए जहां से किसी हाइट h पे अगर हम जाते हैं तो जो वेट अर्थ सरफेस पे है उसका क्या हो जाता है? वेट क्या हो जाता है? जो अर्थ सरफेस पे है उसका क्या हो जाता है? आधा। अच्छा वेट आधा क्यों होगा थोड़ा सा बताइए। यहां पे वेट कितना था? mg। यहां पे कितना हो जाएगा? mg/2। अच्छा मास एक ऐसी चीज है जो चेंज होने वाली है? नहीं चेंज हो रही। क्या चीज चेंज हो रही है? जी की वजह से वेट आधा हो रहा है ना। किसकी वजह से? समझ पा रहे हो ना? तो हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी डैश इज इक्वल टू जी और यहां पे क्या हो जाएगा? r² / r+h का ये लग जाएगा। ठीक है। अच्छा जी डैश कितने के बराबर हो गया? जी डैश कितना हो गया यार? वेट आधा होगा तो जी क्या हो जाएगा? आधा। तो जी की जगह पे कितना, जी डैश की जगह पे कितना रख दोगे? g/2 इज इक्वल टू जी r²/r+h का होल स्क्वायर। जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा? रूट। तो कितना हो जाएगा? 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/r+h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा? r+h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2r। r को उधर लेके चले जाइए तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2r - r। r कॉमन ले सकते हो तो कितना हो जाएगा? √2 - 1। बस h की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये था हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। जब बॉडी कहाँ पे हो? सरफेस से किसी हाइट h पे। ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड किया है अभी तक ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ जी इन डेप्थ। अच्छा उससे मतलब नया वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको करिए, बताइए क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 3r above the surface to acceleration due to gravity on the earth surface। ना देखो ये हो गई आपकी अर्थ। यहां पे जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? जी। और अर्थ की सरफेस से कितनी दूरी पे? 3r पे कितना होगा? जी डैश कितना होगा? जी डैश कितना? 3/g/16। हाँ g/16 नहीं 1/16। जी इधर आ जाएगा ना, रेशियो पूछा है। समझ आ रही ना? वो एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। यहां पे किसका रेशियो पूछा है? कह रहा है सरफेस से कितनी हाइट 3r पे जो जी होगा और जो सरफेस पे जी होगा उसका क्या बताना है? रेशियो। तो आपको पता है किसी हाइट पे जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? समझ आ रहे हैं?
तो जी डैश और डिवाइड बाई किसका रेशियो चाहिए, जी का, ठीक है। अब आप देखिए ये जी कहां पे है बताइए थोड़ा सा, अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे इसका फार्मूला क्या होता है जी का, जी एम बाई, तो ये कितना हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर ना। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है जी डैश का, यही पढ़ा है ना, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस, मैंने आपको बताया था ये जी आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, जी एम बाई आर प्लस एच का क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इसकी जगह पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा जी एम बाई कितना हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जी एम से जी एम क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना दी हुई है, कितना दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा 1 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, एक मिनट, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है आपको। जी डैश का फार्मूला पता है, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है जी, और क्या होता है आर स्क्वायर भाई आर प्लस एच का, इसको इधर ही तो लाना था, समझ आ रही ना बात। तो ये कितना हो जाएगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे 3r पुट कर देना, समझ आ रही ना बात। खाली एक इस वाले को जानते हो, खाली ऐसे मैंने बता दिया कि हमने दो फार्मूला पढ़ा था, एक कहाँ पे अर्थ सरफेस में जी की वैल्यू का, और एक कहाँ पे हाइट पे, तो उसका यूज करके कर दिया, समझ आ रही ना बात। और बेसिकली मेरा कहने का सेंस ये था थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस में आ जाए ये चीज, जी आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, जी एम पुट कर सकते हो, समझ आ रही ना बात। बाकी तो यहां से तो आ ही जाएगा, क्लियर रहेगा ना, कर ले जाओगे, समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप ये वाला लिखें, ठीक है, बस ऐसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। एक मिनट, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, अभी तक विथ हाइट देखे थे, अब क्या देखेंगे विथ डेप्थ। तो देखिएगा मैं पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को। अगर अर्थ कैसा स्फीयर होती है, सॉलिड स्फीयर, अर्थ कैसा होती है सॉलिड स्फीयर। अगर आपको याद हो अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर, अर्थ के कहां से, सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे क्या चाहिए मुझे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चाहिए तो उसका फार्मूला मैंने पढ़ाया था जी एम एक्स बाई आर क्यूब होता है, और ये क्या हो जाएगा जी डैश, ये कहां पे है जी, यहां पे सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे, ये पॉइंट P है, वहां पे ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दोनों कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते। यहां तक क्लियर है ना। अब यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इस फार्मूले को बदलना चाहते हैं किस में। अच्छा एक बात बताओ, जो आपके पास फार्मूला था क्या कहते हैं जी डैश का, अर्थ सरफेस से ऊपर का, अर्थ सरफेस से ऊपर कोई पॉइंट P हो
तो इसके लिए फार्मूला क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या था, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर दूसरा फार्मूला क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। समझ आ रही ना बात? तो ये किस फॉर्म में है फार्मूला, सरफेस से हाइट एच के फॉर्म में। तो सरफेस से हम देखेंगे डेप्थ में कितना होगी ग्रेविटी, मतलब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये कहां से लिखा हुआ है, सेंटर से, लेकिन मुझे चाहिए कहां से, सरफेस से चाहिए। तो सरफेस से अगर बदलना है तो ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है बताइए, आर कहलाता है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो मान लेते हैं कितने के बराबर है, डी। डी मतलब डेप्थ, डी मतलब क्या हो जाएगा, डेप्थ। अच्छा, एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताइए, जी डैश इज इक्वल टू जी एम, और एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर माइनस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यूब। और अभी मैंने करके इससे पहले इसीलिए क्वेश्चन में दिखाया था, जीएम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जी आर स्क्वायर, ये एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, आर। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर माइनस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जी आर बाई आर कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई, बस ये फार्मूला हो गया आपका। किसके लिए है ये, कहां से, सरफेस से किसी डेप्थ डी पे। समझ आ रही ना बात, सरफेस से किसी डेप्थ डी पर। कर लीजिए इसको। ये जी की वैल्यू कहां पे है, सरफेस पे, और सरफेस पे कितना है, 9.8 होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा सरफेस से ऊपर जाने पर, सरफेस से ऊपर जाने पर h की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। h बढ़ने से g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। अच्छा, यहां पे सरफेस से नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा, d बढ़ेगा। d बढ़ेगा तो ये टर्म क्या होगा, 1 माइनस है ना, तो कैसा आएगा, जितना d बढ़ेगा उतना ये क्या आएगा, कम आएगा, और जितना ये कम आएगा g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सरफेस से नीचे जाने पे भी g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो सरफेस से ऊपर जाओ तब भी g की वैल्यू घटती है, और सरफेस से नीचे। लेकिन अगर सेंटर से पूछ दिया, ऊपर से सरफेस से क्या हो रही है, घट रही है, तो सेंटर से क्या हो रही है, सरफेस बढ़ रही है। ये चीज ध्यान रखना कि कहां से पूछ रहा है। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं, अगर ऊपर जाने पे g की वैल्यू घटती है, और सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू घटती है, और सरफेस से नीचे आने पे g की वैल्यू घटती है, तो किसमें ज्यादा घटेगी, ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे। समझ आ रही ना बात? अब लोग तुक्का मारेंगे, ठीक है, उनके पास यही है। देखो एक मिनट, सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू ज्यादा तेजी से घटेगी या सरफेस से नीचे जाने पे, ये किसका फार्मूला है, सरफेस से नीचे जाने। और एक हमने फार्मूला पढ़ा था नियर दी सरफेस के लिए, वहां से आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन इससे भी हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट होगा। देखो जी डैश इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बताइए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई, अब आप ध्यान से सुनना, जितना सरफेस से हाइट गए h, अगर उतनी ही डेप्थ जाते हो तो इस वाले में 2h है, तो मतलब 2 गुना घटेगा ना, क्या करेगा, 2h ना, और यहां पे सिर्फ क्या होगा, d होगा। तो किसमें ज्यादा तेजी से घट रहा है, ऊपर जाने पे। तो सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू ज्यादा तेजी से घटती है एज कंपेयर टू नीचे आने पे। ये चीज लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके, ठीक है, क्लियर रहेगा। इस चीज को लिख लीजिए, सरफेस से ऊपर जाने पे g की वैल्यू तेजी से घटती है एज कंपेयर टू
सरफेस से नीचे आने, ठीक है। दो ग्राफ बनेगा, जी वर्सेस आर और जी वर्सेस आर। एक चीज आप देखिए, सेंटर से ये फार्मूला देखिएगा, सेंटर से जी की वैल्यू क्या होती है, सेंटर से सरफेस की तरफ कैसे बढ़ती है, लीनियरली। कैसे बढ़ती है, कल इसका ग्राफ बनवाया भी था, लीनियरली बढ़ती है। तो इसका इतना सा ग्राफ ऐसे बनेगा ना, लीनियरली। लेकिन सरफेस से क्या होती है, सरफेस से जब कहां पे आओ, सेंटर पे, तो क्या होती है जी की वैल्यू, सरफेस से सेंटर घटती है। अच्छा, सेंटर पे एक्स की वैल्यू इस फार्मूले से देख सकते हो, सेंटर से वो सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जी की वैल्यू सेंटर पे क्या होती है, 0। तो सरफेस से घटते घटते कहां आ जा रही है, 0। तो इसका ग्राफ भी लीनियर होगा, लेकिन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। समझ आ रही ना बात। ये कहां से है, सेंटर से सरफेस, और ये कहां से है, सरफेस से सेंटर। सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम, और सेंटर पे क्या होगी, 0। इसको बना लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ये किसके लिए है, फ्रॉम सेंटर, और ये कहां से, फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। यही था ना, यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा था, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई, ये होता है ना एबव द सरफेस के लिए, और ये वाला किसके लिए होता है, बिलो दी सरफेस ना। इससे कंपैरिजन करोगे, इसमें सिर्फ डी माइनस हो रहा है, डी और एच मान लेते हैं, ये क्या है हाइट, और ये क्या है सरफेस से डेप्थ, दोनों मान लेते हैं सेम है। तो ये 2 गुना घट रहा है ना, तो ये तेजी से डिक्रीज चेंज हो रहा है, और ये स्लो, बस इतना सा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, है टेबल, इसमें ग्राफ में क्या दिक्कत है, है? लाला ये डेप्थ है, डेप्थ, सरफेस से कहां आ रहे हो, तो ये डी क्या है ग्राफ, समझ आ रही ना बात, क्लियर है। और ये कहां पे है, समझ आ रही ना बात, मतलब डेप्थ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, सेंटर तक पहुंच गए, समझ पा रहे हो ना, सेंटर पे क्या हो जाएगी, अरे इतना समझ जाना चाहिए वे, आर मतलब डेप्थ है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना जो पूछा है, अच्छा हो गया ना, क्लियर रहेगा ना, क्लियर है ना। इस वाले क्वेश्चन को अगर कहो तो इक्वेशन से भी बता सकता हूं क्यों ग्राफ ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो इसको देखो, बताओ, फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन एट द डेप्थ, फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन एट द डेप्थ r/3 from the surface if weight of the person at the earth surface is 150 न्यूटन। तो ये डेप्थ का कॉन्सेप्ट है ना, तो डेप्थ के कॉन्सेप्ट में जी
का फार्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, यही होता है ना। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये किसका फार्मूला है, डेप्थ डी पर जी की वैल्यू ना, समझ आ रहा? अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, कोई फर्क पड़ेगा? ये क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। आपसे कहां पे पूछा है वेट, अच्छा ये वेट कहां पर कहलाएगा, जी डैश कहां पे है, डेप्थ पे ना, तो वेट कहां पे कहलाएगा, डेप्थ पे। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश, और ये क्या हो जाएगा, एम जी क्या हो जाएगा। ओए इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो बे तुम लोग, ये एम जी कितना है, एम जी की वैल्यू कितना है, ये कहां पे है, अर्थ सरफेस पे ना, अर्थ सरफेस पे कितना दिया हुआ है 150, 1 माइनस डी बाई डी की वैल्यू कितना दी हुई है, कितनी डेप्थ पे, आर बाई 3, यहां से आर आर क्या हो जाएगा, बस निकाल दो, वेट आ जाएगा, कितना आएगा, बस ये। ओए इधर समझा रहा हूं बे, अलग मतलब। फिर उसके बाद अभी पूछोगे आर की जगह पे डी होगा कि क्या होगा, ठीक है। हैं? जब इंटरेस्ट दूसरे में लोगे तो कैसे आ जाएगा भाई, हैं? यहां तक क्लियर है ना। पहले हमने जी डैश का क्या लिखा, फार्मूला लिखा, फिर उसके बाद दोनों तरफ क्या कर दिया, मास से मल्टीप्लाई। तो हमसे क्या पूछा था, वेट कहां पे, डेप्थ पे, तो ये वेट कहां पे हो जाएगा, डेप्थ पे, और ये वेट कहां पे है, कहां पे है, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे कितना दिया हुआ था 150, और डी की वैल्यू कितना दी हुई थी, आर बाई 3, रख दिया, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात, कितना आ रहा है आंसर, 100 न्यूटन, ठीक। हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, if the change in value of g at a height h above is same at depth d below the both below, फिर से, if the change in value of g at a height h above is the same as at depth d below, if both h and d are much smaller than radius of the earth then, ठीक है। आगे क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा छूट रहा है, इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above is same at depth d below, if both h and d are much smaller than the radius of the earth then आपको h की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आगे मैं जोड़ देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, हाँ हाँ, h और d में वही चीज, h इज इक्वल टू d बाई 2। क्या क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना, अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से कितना हाइट जाओ, h हाइट, और कितनी डेप्थ d। अगर h हाइट गए और डेप्थ कितनी d गए, तो कह रहा है दोनों जगहों पे क्या चीज होती है, g की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो g की वैल्यू सेम होती है, एक शर्त दिया है h एंड d आर मच स्मॉल, तो h जब बहुत छोटा हो, इसका मतलब नियर दी अर्थ सरफेस वाला फार्मूला लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू क्या होता है, g 1 माइनस 2h बाई आर,
अच्छा जी की वैल्यू बराबर है, ये जो जी की वैल्यू है बराबर है किसके, किसी डेप्थ डी पे जो जी की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, जी 1 माइनस डी बाई क्या, आर। समझ आया कि नहीं। एच की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है ना, तो नियर दी अर्थ सरफेस फार्मूला यही होता है ना जी का, नियर दी अर्थ सरफेस का ये फार्मूला होता है। कह रहा है ये जो जी की वैल्यू है वो बराबर है किसके, डेप्थ डी पे जो जी की वैल्यू है। अब यहां से क्या कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h। यही रिलेशन पूछा था, समझ आ रही ना बात। The ratio of acceleration due to gravity at the bottom of the mine, mine मतलब कोई गड्ढा है, ठीक है, as that on the surface of earth is इतना, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, find the depth of the mine, the density of the earth is uniform throughout and radius of the earth is 6300 किलोमीटर। एक बात और बताऊं, अगर रेडियस ऑफ अर्थ कभी नहीं देता है तो कोशिश आप करिएगा 6400 किलोमीटर लेने की। कितना, 6400। अगर दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही ना बात। अब आप देखिएगा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है ना, डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा इसको इधर लेके चले आओ तो जी डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा ये वाली वैल्यू देखो सीधी दी हुई है। अच्छा अर्थ सरफेस से गड्ढा जब बनाओगे नीचे होगा ना, तो जी की वैल्यू सर नीचे जाने पे क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखिए घटी हुई है कि नहीं, 978। और ये वाली कितना है, 980। ये कहां पे है, अर्थ सर, इसका रेशियो सीधा दे दिया है, तो यहां पे रख दो, कितना हो जाएगा 978 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 980 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6300 किलोमीटर। अच्छा जब किलोमीटर में रखोगे तो डेप्थ किस में आएगी, किलोमीटर में। सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी 12.85 अप्रॉक्स, ठीक है, इतना आंसर आएगा। इसको करो, क्वेश्चन करो। The depth at which acceleration due to gravity becomes, किस डेप्थ पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 डिवाइड बाई n टाइम्स द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज। डेप्थ की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, डेप्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर होता है। अब कह रहा है ये जो जी डैश है वो कहां पे है, किसी डेप्थ डी पर ना, तो कह रहा है वहां पे डेप्थ डी पर जी की वैल्यू कितना हो जाती है 1 बाई एन टाइम्स, 1 बाई एन टाइम्स किसकी, जी की वैल्यू कहां पे, अर्थ सरफेस पे। इतना दिया हुआ है, कितना आ जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर ना, तो यहां से जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका आंसर बताइए कितना आएगा, डी की वैल्यू बताना है आर 1 बाई एन माइनस 1, मतलब आर डिवाइड बाई एन माइनस 1 ना।
और लोग सॉल्व करिए, बोलिए आंसर। थोड़ा गड़बड़ है। आर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, डी इज इक्वल टू आर एन माइनस वन डिवाइड बाई, ये आएगा ना। ठीक है, इसको घर से कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। एज्यूमिंग अर्थ टू बी sphere of uniform density, what is the acceleration due to gravity at the point 100 kilometer below the earth surface? g डैश की वैल्यू पूछा है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली g डैश इज इक्वल टू क्या होगा, g 1 माइनस डी बाई आर। आपको मैंने बोला है ना, जब रेडियस ऑफ अर्थ नहीं दिया होगा तो आपको कितना लेना है, 6400 किलोमीटर ना। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे हो जाएगा 6400 किलोमीटर, और कितनी डेप्थ पे पूछा है, 100, और जी की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, सॉल्व कर लेना, जी डैश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, डेप्थ किलोमीटर में ले रहे हो तो रेडियस भी किस में ले रहे हो, किलोमीटर में, तो वो कट जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से सुनिएगा। टू प्लैनेट्स आर हैविंग रेडियस r1 एंड r2 एंड densities d1 and d2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity is ना। तो सबसे पहले टू प्लैनेट्स आर हैविंग रेडियस इतना और डेंसिटीज इतना, और किसका रेशियो पूछा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसका मतलब सरफेस पे ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, सरफेस पे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फार्मूला क्या होता है सरफेस पे, जीएम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, यही होता है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे फार्मूले में क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे मास दिख रहा है रेडियस, और यहाँ पे दिखाई के क्या दे रहा है, डेंसिटी और रेडियस। तो डेंसिटी में बदलने के लिए रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, रो इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह पे आप लिख सकते हो जी रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर ना। अच्छा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम अर्थ कैसा है, स्फीयर ना, कितने के बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, जी इज डायरेक्ट, जी इज इक्वल टू कितना बचेगा बताइए, जी रो 4/3 पाई आर ना, यही बचेगा ना क्या। हाँ रुक जाओ एक मिनट यहां तक हो गया, ये जी क्या है कांस्टेंट, ये 4/3 क्या है कांस्टेंट, और पाई क्या है कांस्टेंट। तो आप कह सकते हो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रो इंटू आर ना, दोनों के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, ये किसकी जगह पे लिखा है, वैसे बेसिकली ये क्या है, क्या जी इज इक्वल टू के रो आर ना, के और इक्वल की जगह पे आप क्या लाते हो, प्रोपोर्शनलिटी। अगर यहाँ पे देखोगे इक्वल की जगह पे इक्वल है, बाकी ये तीनों जो थे वो क्या थे, जी 4/3 और पाई क्या था कांस्टेंट, उसकी जगह पे कांस्टेंट लिख लिया, रो और क्या कर लिया, आर कर लिया। तो रो और आर को छोड़ करके बाकी चीजें क्या थी कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब पहले के लिए लिखिए, पहली बॉडी के लिए, पहले प्लेनेट के लिए, तो क्या हो जाएगा, जी प्लेनेट 1 इज इक्वल टू के रो 1 और क्या हो जाएगा R1। दूसरे के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के रो 2 और कितना हो जाएगा, रो 2 R2। रेशियो पूछा है, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये जी का फार्मूला आप रट लीजिएगा, ये भी वाला जरूरत पड़ेगी ना। ये किसके फॉर्म में है? डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में, समझ आ रही ना। और ये वाला किसके फॉर्म में था? मास के फॉर्म में ना। इसका आंसर दीजिएगा। द डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 4:1। डायमीटर का रेशियो दो प्लैनेट का दिया हुआ है ना। अच्छा, डायमीटर का रेशियो, रेडियस का रेशियो, दोनों क्या होगा? सेम होता है। समझ पा रहे हो ना? डायमीटर का और रेशियो क्या होगा? सेम। तो प्लेनेट के डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, देयर मीन डेंसिटीज हैव रेशियो, डेंसिटी का रेशियो। और किसका रेशियो पूछा है? जी का। तो आपको पता है ना, जी प्लेनेट 1 डिवाइड बाई जी प्लेनेट 2 किसके बराबर होता है? रो, हाँ एक मिनट, तुम सिसिया कह रहे हो बे। रो 1 डिवाइड बाई रो 2 इंटू क्या हो जाएगा? R1 डिवाइड बाई R2। कितना दिया हुआ है? रो 1 डिवाइड बाई रो 2 1/2। और R1 डिवाइड बाई R2 कितना दिया हुआ है? डायामीटर का रेशियो किसके रेशियो के बराबर? डायामीटर का रेडियस के रेशियो 4:1। कितना आ जाएगा? समझ आ रही ना बात? कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए। द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट ए। कोई प्लेनेट ए है ना, वहां पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9 टाइम्स। ये ए वाला प्लेनेट है और ये दूसरा जो है मान लेते हैं ये कौन है? बी वाला प्लेनेट है, ठीक है। बी वाला प्लेनेट है। अब कह रहा है द प्लेनेट ए हैज 9 टाइम्स एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट बी। मतलब जो ए पे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां पे? प्लेनेट बी के 9 टाइम्स है। अब कह रहा है ऑन द बी ए मैन जंप्स टू ए हाइट 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट ए। एक आदमी क्या करता है? प्लेनेट ए पे जंप करता है तो कितना मीटर जाता है? कितना हाइट? 2 मीटर हाइट तक जाता है। कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लेनेट बी। अगर वही आदमी प्लेनेट बी पे जंप करे तो कितनी हाइट तक जाएगा? ये भी PYQ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक चीज आप समझिएगा, यहां से जब जंप करेगा यहां से तो किसी हाइट h तक जाएगा, और वो हाइट h कितना दी हुई है? 2 मीटर। कितना दी हुई है? 2 मीटर। तो सबसे पहले एक इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, अच्छा यहां से जंप करेगा यहां तक जाएगा ना, तो जब यहां तक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अच्छा, यहां पे जिस वेलोसिटी से जंप किया है u से, तो इस प्लेनेट पे भी वही आदमी है तो कितने से जंप करेगा? तो u कैसी चीज है? कॉमन। दोनों में u कैसी चीज है? कॉमन है। तो एक इक्वेशन बना सकते हैं हम कॉमन की, समझ आ रही ना? तो कौन सी इक्वेशन होती है? 1D की कौन सी इक्वेशन यूज करोगे जिसमें हाइट आती हो? v² = u² प्लस ही होती है। अच्छा ये बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहां भी फाइनल क्या होगी? दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना? u², और एक्सीलरेशन किधर लगेगा? नीचे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2g, और हाइट की जगह पे क्या कर लो? h। तो यहां से u² = क्या हो जाएगा? 2gh। अच्छा एक बात बताओ, दोनों प्लेनेट पे वेलोसिटी क्या होगी? एक ही आदमी है ना, वेलोसिटी क्या होगी? सेम। तो पहले प्लेनेट के लिए लिखिए, वेलोसिटी जो ए वाले प्लेनेट पे है वही कहां पे होगी? सेम होगी ना? नहीं समझ पा रहे हो यार? इस प्लेनेट पे एक आदमी है, ये एक प्लेनेट है और ये एक प्लेनेट है, तो यहां पे जो एक्सिलरेशन है वो 9 गुना है, किससे? बी वाले से।
अब कह रहा है यहां पे एक आदमी जंप करता है, तो जंप करता है कितनी हाइट जाता है? 2 मीटर। तो यहां पे जंप करेगा तो कितनी हाइट, समझ आ रहे कितना? 80, 18, 18। देखते हैं यहां पे जब जंप करेगा तो कितना हाइट गेन करेगा। तो एक बात बताओ, जो जंप करने की ताकत यहां पे है वही वहां भी लगाएगा, तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? यहां पे जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से यहां पे ऊपर जाएगा। बस जी की वैल्यू दोनों प्लेनेट पे क्या है? अलग है, इसीलिए हाइट क्या हो जाएगी? अलग। तो दोनों प्लेनेट पे वेलोसिटी क्या होगी बताइए? सेम होगी। तो दोनों प्लेनेट पे वेलोसिटी सेम होगी, तो आप पहले प्लेनेट के लिए लिखिए तो कितना हो जाएगा? 2GH, और यहां पे क्या हो जाएगा? GA और HA। अगले दूसरे प्लेनेट के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2GB और HB हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेनेट पे वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल सेम होगी। 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब देखो पहले प्लेनेट पे HA की वैल्यू कितना दी हुई है? 2 मीटर। तो HA की जगह पे कितना हो जाएगा? 2। और GA कितना दिया हुआ है बताइए? GA कितना दिया हुआ है? 9 टाइम्स ऑफ GB ना, इक्वल टू GB इंटू क्या हो जाएगा? HB। GB क्या हो जाएगा? HB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 मीटर। बस आ गया आंसर। समझ आ रहे? तो दूसरे प्लेनेट पे कितना जाएगा? कितना मीटर जाएगा? कितना मीटर जाएगा? 18 मीटर। अब यहां से एक चीज रट मारना, अब इस रिलेशन को करने के लिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन ना, तो GA HA बराबर होगा किसके? GB HB के। ये रिलेशन आप रट मारिएगा। समझ आ रही ना? GA HA बराबर होगा किसके? GB HB के। समझ आ रही ना बात? अभी खत्म नहीं हुआ है। ए प्लेनेट हैज मास 1/10 of that of Earth, while radius is 1/3 that of Earth. Now, if a person can throw a stone on the Earth surface to a height of 90 मीटर, कितना मीटर? पिछला वाले क्वेश्चन में क्या था? आदमी जंप किया था कितने मीटर? 2 मीटर ना। इसमें वही चीज, वही क्वेश्चन है, और ये कितना यहां पे इस बार पत्थर फेंकने की बात, तो आदमी की जगह पे पत्थर हो गया। समझ आ रही ना? तो कितना मीटर जाता है? 90 मीटर। देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लेनेट टू ए हाइट, एज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिमेन सेम ऑन द अर्थ एंड प्लेनेट। इसमें क्लियर कर दिया इस बात को। जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी सेम लिए थे, तो HA इंटू क्या था? क्या था मल्टीप्लाई में? HA इंटू GA बराबर था किसके? HB इंटू, यही रिलेशन यूज करोगे। अच्छा, यहां पे एक की हाइट दी हुई है ना, और दूसरे की पूछ रहा है ना हाइट, लेकिन एक चीज और है, इस G को भी तोड़ना पड़ेगा, G को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि G के बारे में दिया हुआ है क्या? देखिए मास कितना है, समझ आए? तो G में क्या चीज छिपी होती है? G इज इक्वल टू क्या होता है? GM बाई ना। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना?
तो इसमें ए कौन है, एक अर्थ है और दूसरा क्या है, प्लेनेट है, तो एक को क्या मान लेना, ए, और दूसरे को क्या मान लेना, बी। तो पहले जी ए निकालना, फिर क्या निकालना, जी बी, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बताइएगा आंसर कितना आएगा। ठीक, इसका फोटो ले लीजिए। इसका आंसर बता दें या आप लोग कमेंट करोगे, मतलब मैसेज करोगे। हैं, हो गया ना? एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अबे कहाँ टाइम हुआ है, अभी बहुत टाइम है। अभी एक मिनट, इन दोनों का रिलेट करके एक क्वेश्चन बताओ तो। एक क्वेश्चन करते हैं यार। मैं, ये जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें जी का रेशियो था ना, जी का रेशियो, और इसमें क्या है, हाइट और जी का मल्टी, इन दोनों को मिला करके नीट में देखिए क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू अनदर प्लेनेट इज 2/3। किसका रेशियो है, रेडियस का। द रेशियो ऑफ देयर मीन डेंसिटी, डेंसिटी का रेशियो कितना है, 4/5। इफ एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एक एस्ट्रोनॉट है जो कितना मैक्सिमम हाइट जंप कर सकता है, 1.5 मीटर ऑन द अर्थ with the same effort the maximum height can jump on the another planet। वही सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। एक एस्ट्रोनॉट है, देखिएगा क्वेश्चन की वैरायटी देखिए यार, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। एक अर्थ है ना, ये अर्थ हो गई, और ये क्या हो गया, प्लेनेट है। एक एस्ट्रोनॉट सेम स्पीड से यहां पे कूदता है तो कितना मीटर जाता है, 1.5 मीटर। तो कह रहा है अगर दूसरे प्लेनेट पे कूदेगा तो कितनी हाइट जाएगा, एच डैश पूछ रहा है। तो आपके पास रिलेशन क्या होता है, जी अर्थ और क्या होता है, एच अर्थ इज इक्वल टू क्या होता है, जी प्लेनेट एच प्लेनेट। अब यहां पे मामला ये फंस जाएगा, हाइट अर्थ पे दी हुई है, हाइट अर्थ पे दी हुई है, और फिर उसके बाद जी अर्थ आप जानते ही हो, जी अर्थ कितना होता है, जानते हो। ठीक है, मसला किसका फंसेगा, जी प्लेनेट का। क्या चीज फंसेगा, और आपको मैं बताऊं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। देखो एक मिनट ध्यान से सुनो, ये पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है, पहले स्टेप में किसका रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का, और दूसरे स्टेप में किसका, डेंसिटी का। तो आपको पता है ना जी का रेशियो क्या होता है, यहां पे साइड में जी का रेशियो क्या होता है बताइए, जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई जी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू क्या होता है? अभी बहुत, अबे तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। ये कितने के बराबर दिया हुआ, 2/3, और ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 4/5। तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 डिवाइड बाई, कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 15। अब रख के देखते हैं, यहां पे देखना, एच प्लेनेट पूछा है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी ई बाई जी प्लेनेट इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 8/15 इंटू कितना, 1.5 ना। तो 1.5 है, ये कट जाएगा ना, ये कितना बचेगा नीचे,
इसको काट सकते हो कि नहीं? ये पॉइंट है ना, एक जीरो बढ़ा लो तो कितना आएगा नीचे 10, तो कितना आ जाएगा आंसर? बस आंसर हो गया। समझ आई बात? एक क्वेश्चन और है। बहुत ये वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ g एट एनी प्लेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। इफ द साइज ऑफ द अर्थ, यहां पे एट दी सरफेस कर लीजिए, एट दी सरफेस, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9 एट द सरफेस ऑफ अर्थ, at the surface of earth is 9.8 meter per second square. If the size of the earth suddenly shrinks to a half but density remains unchanged, ना कौन सा? फर्स्ट वाला ना, हाँ सही। The density remains unchanged, then the value of g at any place will be, एक मिनट, जी का रिलेशन आपने देखा ना डेंसिटी वाले फॉर्मेट में, जी का रिलेशन डेंसिटी वाले फॉर्मेट में क्या होता है बताइए? जी डेंसिटी वाले फॉर्मेट में क्या होता है यार? जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रो इनटू, अच्छा इस बार डेंसिटी भी कांस्टेंट है ना, डेंसिटी भी क्या है यहां पे पढ़िए, डेंसिटी अनचेंज मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ना। तो अगर रेडियस आधी होगी तो जी भी क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आंसर? 4 पॉइंट। अब ये आंसर जितने लोगों को समझ आ गया, आप ये बताइए अगर यहीं पे क्वेश्चन कर देता मास कांस्टेंट, तब जानते हैं कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ना, मास कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट का अगर क्वेश्चन होता तो रेडियस आधी होती तो जी की वैल्यू कितना हो जाती? 4 गुना बढ़ जाती। कितना गुना? अरे रेडियस आधी होना मतलब समझ रहे हो, यहां पे कितना होता? आर बाई टू, आर बाई टू का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता? आर स्क्वायर बाई 4, 4 कहां चला जाता? ऊपर, तो जी की वैल्यू कितना गुना बढ़ जाती? 4 गुना बढ़ जाती। समझ आ रहे? तो देखिए मास कांस्टेंट और डेंसिटी कांस्टेंट दो क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रहे? मास कांस्टेंट होगा तो इस वाले रिलेशन से, और डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो ये वाला रिलेशन। समझ आ रहे? जी का फार्मूला तो आप जानते ही हो ना, जी इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी के फॉर्म में, वो वाला फार्मूला बोलिए कितना था? 4/3 पाई रो आर, और कुछ था क्या जी? हाँ यहाँ पे इतना था ना फार्मूला। ये जी का फार्मूला जो है इसमें जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी और किसके होता है? रेडियस के, डेंसिटी और रेडियस, बस यही वाला था। तो जी डेंसिटी कांस्टेंट बोल दिया तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ क्या है? रेडियस। तो दो क्वेश्चन इस पे बन सकते थे, वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। बाकी इससे आगे देखेंगे कल, कल नहीं, डर गए होगे ना, हो गया था ना, लिख चुके थे, नहीं लिखे? मैं जा मैं जान रहा था कि तुम नहीं लिखे हो, बस थैंक यू दिखाना था। थैंक यू।